give you my heart. Hello friends, I am Anirudh Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. Guys, today we are going to discuss very interesting topic. Name is न्यूक्लियोफाइल. तो गाइस, जैसा कि मैं बताया कि आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियोफाइल को डिस्कस करेंगे. इसके पहले जो हमने वीडियो देखा उसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया इलेक्ट्रोफाइल को, और इलेक्ट्रोफाइल के बाद हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को. अब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल के बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. तो अब हम स्टार्ट करने चल रहे हैं. गाइस मित्रों, आप देख रहे हो जैसे कि हेडिंग है न्यूक्लियोफाइल. तो बहुत बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि न्यूक्लियोफाइल है क्या. ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में पहले उन्हें जानना चाहिए. न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लवर. न्यूक्लियोफाइल मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस लवर, मतलब जो न्यूक्लियस को लब करने वाला हो. ठीक है. अच्छा, न्यूक्लियस लवर का मतलब भी जानिए. सपोज करिए ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर में आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज होता है. कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज. तो न्यूक्लियस के अंदर में पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस को लब कौन कर सकता है? जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो, या कोई ऐसा एटम जिसके ऊपर लोन पेयर हो. लोन पेयर पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, या जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो माइनस चार्ज वाला अट्रैक्ट कर सकता है. या ऐसा कोई ग्रुप जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो. बात समझिएगा. सॉरी, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप बताना हमको आपको है. मैं थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा इरेज कर लूँ इसको मैं. ये देखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो भाई प्लस हो जाएगा. प्लस नहीं होना चाहिए, क्योंकि रीज़न है न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर में चार्ज कैसा होता है आपको मालूम होगा. न्यूक्लियस के अंदर में जो चार्ज है गाइस मित्रों, न्यूक्लियस के अंदर में जो चार्ज होता है, न्यूक्लियस के अंदर में पॉजिटिव चार्ज होता है. कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. तो न्यूक्लियस के अंदर में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव वाले को कौन कौन अट्रैक्ट कर सकता है? ऐसा कोई ग्रुप जो न्यूक्लियोफाइल ग्रुप हो, जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो, या ऐसा कोई ग्रुप जिसके ऊपर चार्ज ना हो लेकिन लोन पेयर हो, तो लोन पेयर भी अट्रैक्ट कर सकता है. या ऐसा कोई ग्रुप, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर ऐसा कोई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ हो, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज़ हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, वह सभी ग्रुप इलेक्ट्रॉन कैसे? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़. ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ हो, या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज़ हो, ये सभी न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करते हैं. तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लवर, आप समझ में आ रहा होगा. न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लवर, मतलब न्यूक्लियस को लब करने वाला. न्यूक्लियस पे चार्ज कौन? पॉजिटिव. तो न्यूक्लियस पे लब कौन करेगा? नेगेटिव चार्ज वाला, या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज ग्रुप. ये न्यूक्लियस पे अटैक कर सकता है. इसीलिए न्यूक्लियोफाइल को कहते हैं न्यूक्लियस लवर, जो न्यूक्लियस से लब करने वाला होता है. जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं सभी न्यूक्लियस लवर होते हैं. तो गाइस, चलिए हम इनको देखते हैं. इसमें पहला पॉइंट है, क्या है? न्यूक्लियोफाइल को हम क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियोफाइल इज़ आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट और रिच स्पीसीज. न्यूक्लियोफाइल को ही हम इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के नाम से भी जानते हैं. तो गाइस, जैसे कि मैं आपको बताया कि न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं, व्हाट इज़ न्यूक्लियोफाइल, तो आपका आंसर होगा न्यूक्लियोफाइल इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज. न्यूक्लियोफाइल हम उसे कहते हैं जहां इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो, एफिशिएंट मीन्स ज़्यादा हो, या इलेक्ट्रॉन रिच हो, रिच मीन्स भी ज़्यादा हुआ. जहां इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं ऐसे स्पीसीज़ को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज. ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग. अगला दिया है इट अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर. इट मतलब कौन? इट मतलब न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर. कैसे देख लिया जाए? सपोज करिए ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है. ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहाँ पर?
इलेक्ट्रोफाइल पर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। खूब अच्छे समझ लीजिए बच्चों, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो मैं पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ न्यूक्लियोफाइल कितने टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी जहाँ पे हो, कोई भी ऐसा ग्रुप हो या एटम हो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, ठीक है। और एक बात और, ये वीडियो उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो पिछला वीडियो इलेक्ट्रोफाइल देख चुके हैं। जो बच्चे इलेक्ट्रोफाइल को अच्छे से देख चुके हैं उनको ये वीडियो बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन जो बच्चे उधर का नहीं देखे हैं तो इसके ये कम समझ में आएगा। चलिए फिर भी मैं बता रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पर। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल पर। इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं इसलिए वहाँ पर प्लस चार्ज आता है। या कभी कभी कुछ ऐसे स्पीसीज़ हैं जहाँ कोई चार्ज नहीं आता है फिर भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे BF3 में बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो बोरान एक इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है। कैसे देख लीजिएगा, BF3, आप BF3 दिखाइए, बोरान से 3 हाइड्रोजन अटैच करिए, अटैच कर दिए 3 हाइड्रोजन, देखिए 2 2 4 2 6। फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोरान को 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो बोरान का यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए BF3 में बोरान बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल के रूप में और यह एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। ओके, तो यही ये कह रहा है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। फिर से देखिएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब है जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, ऐसे स्पीसीज को कहेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जहां इलेक्ट्रॉन कम हो, ऐसे स्पीसीज को कहते हैं मित्रों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर या बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ओके, चलिए अब ये कह रहा है इट का मतलब न्यूक्लियोफाइल। इट मीन्स क्या हुआ बच्चों? इट का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिएगा, न्यूक्लियोफाइल्स इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल एक निगेटिवली चार्ज स्पीसीज होता है। जो न्यूक्लियोफाइल ग्रुप होते हैं वह मोस्टली ज़्यादातर उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो वही कह रहा है कि न्यूक्लियोफाइल जो ग्रुप होता है, न्यूक्लियोफाइल इज़ अ नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल ज़्यादातर उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए उनको न्यूक्लियोफाइल ग्रुप माना जाता है। न्यूक्लियो का मतलब ही निगेटिव। ट्रिक से देखिए, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मीन्स निगेटिव, न्यूक्लियो मीन्स निगेटिव, ठीक है, न्यूक्लियो मीन्स निगेटिव। तो ऐसा कोई स्पीसीज जहाँ नेगेटिव चार्ज हो वो मोस्टली न्यूक्लियोफाइल सेंटर माना जाता है। चलिए ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जांपल देख लीजिए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का। Cl माइनस है, CH3 माइनस है, NH2 पे 1 माइनस है, O2 -2 है, ऑक्सीजन पे -1 है, Br पे माइनस। तो कहने का सेंस ये सभी जितने स्पीसीज आपको दिख रहे हैं ये सभी स्पीसीज कहलाते हैं, ये सारे स्पीसीज कहलाएंगे न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज। ओके गाइज, चलिए हम आगे और देखते हैं। आगे कह रहा है कि न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूट्रल इन फॉर्म बट विच हैव एक्सेस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ऐसा है जैसे इलेक्ट्रोफाइल के कई टाइप थे वैसे न्यूक्लियोफाइल के भी कई टाइप हैं। मोस्टली जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं मित्रों उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी न्यूक्लियोफाइल हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है लेकिन वह फिर भी न्यूक्लियोफाइल हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उनके पास एक्सेस लोन पेयर है, क्योंकि उनके पास क्या है? एक्सेस लोन पेयर। तो गाइज उनके ऊपर एक्सेस लोन पेयर होता है, इसीलिए एक्सेस लोन पेयर का मतलब एक्सेस लोन पेयर
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। एक्सेस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जिनके ऊपर ज़्यादा संख्या में या जिनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हों, फ्री लोन पेयर हों, किसी से बॉन्डेड ना हों, तो ऐसे ही ग्रुप को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बता रहा हूँ, आप देख रहे हैं वाटर एक न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है। कैसे न्यूक्लियोफाइल है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखिएगा। वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है। वाटर का स्ट्रक्चर लुक लाइक कुछ ऐसे बनता है, आप देख रहे होंगे अच्छे से। वाटर के पास 2 लोन पेयर होते हैं, एक ऊपर वाटर में ऑक्सीजन के पास, भाई वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, आपको दिख रहा होगा वीडियो में अच्छे से। एक लोन पेयर यहाँ पर, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर ऊपर। तो कोई भी पूछता है वाटर मालिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर हैं, तो आपका आंसर होगा 2 लोन पेयर हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ये लोन पेयर किसी से बॉन्डेड नहीं है, ये फ्री, ये जो हैं ये आपके एक्सेस लोन पेयर हैं। एक्सेस लोन पेयर का मतलब किसी से बॉन्डेड नहीं है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसीलिए ये ग्रुप बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल, किसके रूप में, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये जो लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर किसी इलेक्ट्रोफाइल पर बहुत तेज़ी के साथ अटैक करते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियोफाइल ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा है न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूट्रल। जैसे वाटर, देखिए कि वाटर के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, है ना, न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर एक्सेस लोन पेयर प्रेजेंट है, ओके। जैसे NH3 भी इसी का एग्जाम्पल है भाई, NH3 है। NH3 में भी आप देखते हैं नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से लगा हुआ है, कितने हाइड्रोजन से, 3 हाइड्रोजन से, लेकिन एक लोन पेयर एक्सेस है, तो इसीलिए 1 लोन पेयर एक्सेस है, तो इसलिए ये भी एक न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है। तो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। कह रहा है कि न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूट्रल इन फॉर्म। कुछ न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे भी हैं जो न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं, जैसे वाटर है, देखो लोन पेयर ऊपर नीचे है, अमोनिया है, NH3 देखो एक लोन पेयर है, आपका अल्कोहल है, अल्कोहल में भी ऑक्सीजन के ऊपर फ्री लोन पेयर है, आपका एमाइड ग्रुप है, एल्किल एमीन है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एल्किल एमीन में भी ये देखिए ये लोन पेयर प्रेजेंट है। PCl3 में फास्फोरस के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। इस प्रकार से ये सभी न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल के साथ इनके पास एक्सेस लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए ये भी एक न्यूक्लियोफाइल ग्रुप माने जाएंगे। तो हमने न्यूक्लियोफाइल कितने टाइप में पढ़ लिया, चलो देख लेते हैं। हमने न्यूक्लियोफाइल पढ़ा क्या, हमने न्यूक्लियोफाइल देखा कि कुछ न्यूक्लियोफाइल ऐसे हैं जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा ये इधर से। कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियोफाइल ग्रुप माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब अभी हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे भी न्यूक्लियोफाइल हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, वह न्यूट्रल हैं। वो कैसे हैं, न्यूट्रल हैं, लेकिन उनके पास एक्सेस लोन पेयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वह भी बिहेव करते हैं न्यूक्लियोफाइल ग्रुप के रूप में। तो गाइज़ आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं न्यूक्लियोफाइल में। न्यूक्लियोफाइल में अब आपको पढ़ना होगा, चलिए क्या पढ़ना है देखिएगा, आपको पढ़ना है ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स आर बिहेव लाइक एज न्यूक्लियोफाइल। जितने ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड होते हैं बिहेव करते हैं न्यूक्लियोफाइल के रूप में। कैसे करते हैं देख लीजिए। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड का मतलब आप जानिए। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड को कहते हैं RMgX, ठीक है, जिसका एक नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा एक बात और है, ऑर्गेनो मेटालिक का एक मतलब और भी कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो सुनिएगा। ऑर्गेनो का मतलब ऑर्गेनिक ग्रुप, ऑर्गेनो का मतलब ऑर्गेनिक ग्रुप, ऑर्गेनिक का मतलब हाइड्रोकार्बन से लगा ग्रुप, ठीक है। ये किसी मेटल से यदि अटैच हो, बात समझिए। ऑर्गेनो मेटालिक का मतलब फिर से देखिए, अब देखिएगा, जैसे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। ऑर्गेनिक का मतलब ही होता है हाइड्रोकार्बन से बना हुआ कंपोनेंट, ठीक है। तो सपोज करिए इसको हम कोई एल्किल ग्रुप मान लेते हैं। एल्किल का मतलब ऑर्गेनिक, एल्किल का मतलब ही होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक भूलना नहीं है। अब मैं आगे दिखा रहा हूँ। सपोज करिए R कोई एल्किल ग्रुप है जो कि ऑर्गेनिक है, कोई ऑर्गेनिक
ऑर्गेनो का मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक बात समझिए, देखो ट्रिक्स देखिए तुरंत याद होगा। ऑर्गेनो का मतलब ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक। तो सपोज करिए कोई ऐसा CH ग्रुप है जो ऑर्गेनो है, ऑर्गेनो का मतलब हाइड्रोकार्बन से बना है, तभी तो ऑर्गेनिक है, तभी तो ऑर्गेनो हुआ। और ये मान लीजिए CH से बना हुआ कोई एल्किल ग्रुप है, एल्किल भी ऑर्गेनिक है, एल्किल बना ही होता है हाइड्रोकार्बन से। तो एल्किल ग्रुप अब कह रहा है मेटालिक, किसी मेटल से लग जाए, किसी मेटल से। जब कोई एल्किल ग्रुप या कोई भी ऑर्गेनिक ग्रुप किसी मेटल से लगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो कहलाएगा ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। तो गाइज आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये कोई ऑर्गेनिक ग्रुप है, किसी मेटल से लगा है, तो ये बना हुआ कंपाउंड कहलाएगा ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। इसी में ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड में एक आता है RMgX, RMgX। अब इसमें समझिएगा, R एक एल्किल ग्रुप है, X एक हैलोजन है, Mg एक मेटल है, ठीक है। और इसी फार्मूले को कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं, देखिएगा RMgX, इसी को कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रट लीजिएगा, कोई पूछता है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आपका आंसर होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर कॉल्ड RMgX। RMgX को ही कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चों, खूब अच्छे से देखिए। अब चलिए एक बात और, RMgX का कुछ स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। RMgX, इसका नाम क्या है बच्चों, अच्छे से बताइए। इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, भूलना नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला RMgX। चलिए अब मैं आपको इनका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ RMgX का। थोड़ा सा मैं पहले ऊपर नोट करूँ, देखिएगा RMgX, इनके बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है आप लोग अच्छे से देखिएगा, इनके बीच में बॉन्डिंग कैसे होगी। चलिए सबसे पहले R नोट करिए, ठीक है, बीच में एक बॉन्ड लगाइए, सिंगल बॉन्ड, फिर Mg आएगा, उसी के बगल में हाइलोजन नोट करेंगे, हाइलोजन। अब अच्छे से खूब बढ़िया समझिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बीच में कैसा फार्मूला तो याद हो गया होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला होता है RMgX। तो RMgX के बीच में यह एक बात और है, RMgX क्या है, ऑर्गेनो है, और ये क्या है, मेटल है। तो ये हमारा ऑर्गेनो है, ये मेटल है, तो मतलब ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड भी है। अगला चीज़ देखते हैं, R सिंगल बॉन्ड Mg, फिर क्या है, X है। बात समझना है, यहाँ देखना ये है कि सबसे ज़्यादा देखना है कि मैग्नीशियम के दोनों साइड में नॉन मेटल ग्रुप लगे हैं। ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये हैलोजन है, ये हैलोजन है, हाइलोजन है, ठीक है। और ये हमारा एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल है, और ये मेटल है, आपको मालूम है। तो कहने का सेंस ये हुआ R सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X। अच्छे समझना है हमको, आपको क्या समझना वही मैं बताने चल रहा हूँ। हमेशा आप जानिएगा कि कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में 2 टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं। एल्किल और मैग्नीशियम के बीच में जो कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड आप इसको कह सकते हो। फिर से देखिएगा, एल्किल और मैग्नीशियम के बीच में जो ये सिंगल बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कहने का मतलब एल्किल और मैग्नीशियम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में आयनिक बॉन्ड, कौन बॉन्ड होता है, आयोनिक, ठीक है। चलिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ, एल्किल है, सिंगल बॉन्ड लगा है, मैग्नीशियम मेटल है, फिर क्या है, कोई हैलोजन है। चलिए इनके बीच का आप बॉन्ड देखिए अच्छे से, इनके बीच का बॉन्ड तो हमेशा रट लीजिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एल्किल और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड हमेशा कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट होता है। और मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है ये हमेशा आयनिक होता है। क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कितने टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं, तो आपका आंसर ये होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक एल्किल और मैग्नीशियम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में हमेशा आयनिक बॉन्ड होता है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि एल्किल और ये मैग्नीशियम है और ये हैलोजन है, एल्किल और मैग्नीशियम
यहाँ पे एक बॉन्ड है और यहाँ एक आयनिक बॉन्ड है। बात समझिएगा। क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का किसी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कौन सा पार्ट ब्रेक होगा, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा कि आयनिक बॉन्ड ब्रेक होगा। तो कंडीशन आपको ध्यान देना है, Mg सिंगल बॉन्ड सॉरी यहाँ पे है एल्किल सिंगल बॉन्ड Mg फिर हेलोजन है। तो हमेशा आप रट लीजिए, मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अटैच होते हैं ये, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो आपको हमेशा रट लेना चाहिए बच्चों। क्या रटना चाहिए मैं बता रहा हूँ आपको, बस एक चीज़ रट लेना चाहिए कि हमेशा कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है तो कोई पूछता है कि भैया ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, तो आपका आंसर होगा मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच का बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है जो कि प्योरली हाईली इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है। ठीक है, दूसरा बॉन्ड हमारा कोवैलेंट है जो आपको दिख रहा है, कोवैलेंट बहुत अच्छे से देखिएगा, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। तो कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो आपको एक चीज़ भूलना नहीं है कि Mg यक्स में आयनिक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा जल्दी, ब्रेक हमेशा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। अब भूलना नहीं है, हम आगे चलते हैं। तो मित्रों आप देख रहे हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसके बारे में हमने बहुत कुछ बताया। जैसे एल्किल में हमने कोई CH3 ले लिया, मैग्नीशियम तो है ही है, हेलोजन में हमने क्लोरीन ले लिया। अब इसमें क्वेश्चन है कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आर बिहेव लाइक एज न्यूक्लियोफाइल। जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं ये भी न्यूक्लियोफाइल के रूप में बिहेव करते हैं। चलो भैया देख लिया जाए काहे कर रहे हैं बिहेव। ये हमारा कंपाउंड है। अब हमने अभी दो कंडीशन देखा है, या तो किसी भी ग्रुप के ऊपर माइनस चार्ज हो तब वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में बिहेव करेगा, दूसरा या तो उसके पास एक्सेस लोन पेयर प्रेजेंट हो तब न्यूक्लियोफाइल के रूप में बिहेव करेगा। तो देखिएगा पूरे कंपाउंड में, इस पूरे कंपाउंड में क्या कहीं पर भी कोई माइनस चार्ज है? नहीं है। चलो पहला रूल नहीं लगा। दूसरा देखिए, क्या इन पूरे कंपाउंड के पास एक्सेस लोन पेयर प्रेजेंट है? तो हाँ भैया, क्लोरीन के पास एक्सेस लोन पेयर प्रेजेंट हैं। आप देख रहे हैं क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं, 1 2 3। क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर हैं भाई? 1 2, मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ देखिएगा, 1 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 3 इधर हो गया। तो 3 लोन पेयर क्लोरीन के पास प्रेजेंट हैं और ये फ्री लोन पेयर हैं। तो इसका मतलब जहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा वह भी बिहेव करेगा लाइक एज न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बिहेव करते हैं न्यूक्लियोफाइल के रूप में। तो बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये ब्रोमीन भी है, ये भी न्यूक्लियोफाइल के रूप में बिहेव कर रहा है। चलिए कुछ कंपाउंड और भी हैं जिसमें हेलोजन नहीं लगा है, जैसे R2Z। ये भी ऑर्गेनोमेटालिक है। क्यों? क्योंकि R ऑर्गेनिक है, हाइड्रोकार्बन से बना है तो ऑर्गेनिक है, और इसके साथ जो जिंक लगा है ये मेटल है। जब कभी भी कोई ऑर्गेनिक किसी जिंक के साथ अटैच होगा तो ठीक है, जब फिर से देखिएगा बच्चों, जब कभी भी कोई एल्किल ग्रुप का मतलब ऑर्गेनिक ग्रुप किसी भी मेटल के साथ अटैच होगा, बॉन्डिंग करेगा, तो देखो ऑर्गेनो, ये मेटालिक, ऑर्गेनो मेटालिक मतलब ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बन के रेडी हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। आर क्या है? यहाँ पे ऑर्गेनो है, ये क्या है? मेटालिक। तो दोनों मिलकर जो कंपाउंड का फॉर्मेशन किए उसका नाम हुआ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। यहाँ भी ये ऑर्गेनिक है, ये मेटालिक है, तो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ऑर्गेनिक है, मेटालिक है, तो ये भी ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। तो ये तीनों हमारे ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड हैं और इनका एक नाम है जिनको कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। इनका नाम क्या है? फ्रैंकलैंड रिएजेंट। तो बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों, फ्रैंकलैंड रिएजेंट क्या है? तो फ्रैंकलैंड रिएजेंट एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। उसका फार्मूला होता है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट का होता है शॉर्ट फॉर्म फार्मूला R2ZN। यार ऐसे बोलिए, शॉर्ट फॉर्म फार्मूला होता है R2 के बाद कोई मेटल लग जाएगा ये। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, खूब अच्छे से ध्यान दीजिए। ध्यान क्या देना है आपको, देखिएगा R2 ऑर्गेनिक है, मेटालिक कोई मेटल ले लिया जाए इसी के बगल में, लो भैया मेटल ले लिया, तो ऑर्गेनो और मेटालिक मिलके बना ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। और इसी प्रकार के कंपाउंड को कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। भूलना नहीं है, क्या कहते हैं? फ्रैंकलैंड रिएजेंट। फ्रैंकलैंड रिएजेंट किसको कहते हैं? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड को कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। समझ में आ गया बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अगला है, यहाँ पे देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं
अगला है R2CuLi। R2CuLi क्या है बेटा? देखिएगा R2 क्या है यहाँ पे, R2 क्या है? एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप जो होता है यह एक ऑर्गेनिक ग्रुप है, तो इसका मतलब ऑर्गेनो, ये दोनों मेटल हैं तो दोनों मिलकर बना ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। जैसे आप देखिएगा फिर से, ये हमारा R2 मीन्स हाइड्रोकार्बन से, R का मतलब हाइड्रोकार्बन से बना कोई ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है। तो R2 का मतलब हुआ कि कोई एल्किल ग्रुप है और एल्किल ग्रुप एक ऑर्गेनिक होता है। तो ये ऑर्गेनो और एक मेटल यहाँ पर है और एक टाइप का मेटल और भी यहीं बगल लगा हुआ है। तो हमारे पास दो मेटल हैं, देख रहे हैं, नाम है R2MM-, मतलब R2 एक मेटल ये और एक मेटल ये। तो देखिएगा इसका मतलब ऑर्गेनो, ये दोनों मेटल हैं तो हुआ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। फिर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ऑर्गेनो, ये दोनों मेटल, तो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बन के रेडी हो गया। और इस टाइप के जो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड होंगे, मतलब देखिएगा इस टाइप के ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड को कहते हैं गिलमैन रिएजेंट, गिलमैन्स रिएजेंट। चलिए मैं दोनों में अंतर बता दे रहा हूँ आपको। चलिए बेटा अंतर देखते हैं हम लोग दोनों लोग। चलिए दोनों में अंतर हमको क्या देखना है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट और गिलमैन्स रिएजेंट में डिफरेंट क्या है। जो फ्रैंकलैंड रिएजेंट होते हैं वह एल्किल के साथ केवल एक मेटल आता है, बस किसी एक एल्किल के साथ मित्रों आप देख रहे हैं कि किसी फ्रैंकलैंड रिएजेंट और गिलमैन्स रिएजेंट में डिफरेंट आपको बताया जा रहा है। तो आपको ये बताया जा रहा है डिफरेंट में कि जब कोई एल्किल ग्रुप का मतलब ऑर्गेनिक के साथ, कोई एक ऑर्गेनिक का मतलब किसी एल्किल ग्रुप के साथ, फिर से अच्छे से देखिए, किसी एल्किल ग्रुप के साथ जब कोई सिंगल मेटल आता है, बात को बच्चे समझिए। देखो तीन प्रकार के रिएजेंट मैंने बताए। एक था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बस इतना था कि एल्किल और एक मेटल था और साथ में एक हैलोजन था। एल्किल, मेटल और साथ में हैलोजन अगर आया तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ। दूसरा क्या आपको समझना है, दूसरा ये है कि कोई एल्किल ग्रुप हो, ऑर्गेनो ग्रुप हो, एल्किल का मतलब ऑर्गेनो, ठीक है, एल्किल ग्रुप के साथ कोई सिंगल मेटल आ जाए, बाद में हैलोजन ना आए, हैलोजन नहीं आना चाहिए। तो समझना यह है कि किसी सिंगल एल्किल के साथ, या ऐसे समझिए किसी एल्किल ग्रुप के साथ, यहाँ पे आप देखते रहिएगा गाइस, जैसे ये हमारा एल्किल ग्रुप है, किसी एल्किल ग्रुप के साथ, ठीक है, किसी एल्किल ग्रुप के साथ कोई मेटल आ जाए और मेटल सिंगल हो, एल्किल ग्रुप चाहे जितने हों लेकिन मेटल अकेला हो, साथ इस और मेटल के बाद कोई हैलोजन ना हो। भाई इसी मेटल के बाद अगर हैलोजन आ जाएगा तब तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। इसीलिए हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनाना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम पढ़ चुके हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होता क्या है कि किसी एल्किल के साथ मैग्नीशियम है, साथ में हैलोजन है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ, ठीक है। अब अंतर ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में और फ्रैंकलैंड रिएजेंट, और इन तीनों में अंतर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट समझ में आ गया होगा, उसमें है RMgX, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ। अच्छा दूसरे स्टेप में R2 और मैंने सपोज करो Mg कर दिया, लेकिन हैलोजन हटा दिया ना, तो केवल ऑर्गेनिक का मतलब एल्किल ग्रुप हो और साथ में कोई मेटल हो। तो कोई भी एल्किल का मतलब ऑर्गेनिक ग्रुप हो और कोई सिंगल मेटल हो। यदि सिंगल मेटल के साथ कोई एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, सिंगल मेटल के साथ एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ठीक है, उनको कहेंगे फ्रैंकलैंड रिएजेंट। समझ में आ गया होगा मित्रों। जैसे कि आप देख रहे हो R2 के साथ कोई सिंगल मेटल लगा, तुरंत बोलिए फ्रैंकलैंड रिएजेंट है। लेकिन कहीं पे आपको यदि एल्किल के साथ मेटल दिखा और साथ में हैलोजन दिख गया, ठीक है, तो तुरंत बताइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड तो पहचान गए होंगे, RMgX ग्रिग्नार्ड होता है। फ्रैंकलैंड भी बहुत सिंपल है। फ्रैंकलैंड बस इतना कह रहा है बच्चों कि फ्रैंकलैंड में बस आपको एक चीज़ केयर करना है। क्या केयर करना है, देखिएगा कि फ्रैंकलैंड में बताता है कि किसी भी एल्किल के साथ कोई सिंगल मेटल आ जाए तो उसे ही कहेंगे फ्रैंकलैंड रिएजेंट। अच्छा दूसरा है गिलमैन्स रिएजेंट। गिलमैन्स में थोड़ा चेंज कर दिया, बोल दिया किसी एल्किल के साथ मेटल एक से ज़्यादा हो लेकिन वो सभी डिफरेंट हो। जैसे कि सपोज करिए एक मेटल है और ये दूसरा मेटल है, ठीक है,
ये कैसा मेटल है, दूसरा मेटल है, ये एक दूसरा मेटल है। तो हम देख रहे हैं कि एल्किल के साथ दो अलग अलग मेटल हैं। एल्किल के साथ अगर यहीं सिंगल मेटल होता तो फ्रैंकलाइन रिएजेंट हो जाता, लेकिन एल्किल के साथ दो डिफरेंट मेटल हो गए तो इसे कहेंगे गिलमैन्स रिएजेंट। तो गाइस बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, एल्किल के साथ ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ कोई डिफरेंट मेटल हो तो उन्हें कहेंगे गिलमैन्स रिएजेंट। यदि एल्किल के साथ कोई सिंगल मेटल हो तो उसे बोलेंगे फ्रैंकलाइन रिएजेंट। तो गाइज आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। नोट में मैंने कुछ चीज़ें नोट किया है। नोट है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। बहुत बढ़िया चीज़ कह रहा है जितने अल्कली मेटल्स हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं सभी इलेक्ट्रोफाइल नेचर में नहीं होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में। कह रहा है अल्कली मेटल्स या तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो, ये इलेक्ट्रोफाइल नेचर में नहीं होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे देखिएगा Na प्लस है, K प्लस है, Li प्लस है, Ca2 प्लस है, Mg2 प्लस है। तो समझ में आ गया होगा ये इतने अल्कली मेटल हैं और ये दोनों अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। ठीक है, ये जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं या आयन का फॉर्मेशन करते हैं। देखिएगा बेटा, एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है। इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है और साथ में हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, और अनस्टेबल कंडीशन पे होता है। कैसे होगा, अनस्टेबल, इलेक्ट्रोफिलिक अनस्टेबल कंडीशन पे होता है। देखो कोई भी एटम है भाई, कोई भी एटम है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है यहाँ पे। ठीक है, तो वह हमेशा अनस्टेबल कंडीशन में होता है। लेकिन अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या कंडीशन है, देखिएगा ये वन इलेक्ट्रॉन का लूज़ करके ये स्टेबल हो गया, बहुत हाईली स्टेबल हो गया। तो लेकिन इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता था, इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद वो अनस्टेबल हो जाता था। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज़ कर ये क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। लेकिन जो इलेक्ट्रोफाइल है मित्रों, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, अनस्टेबल। यही अंतर है। अंतर फिर से देखिए, जो इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन को लूज़, जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप होगा वहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इसलिए वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल। ये तो इलेक्ट्रोफाइल की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि मेटल के ऊपर भी प्लस चार्ज है, क्या इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे देखिए ये तीनों में, देखिए तीनों अपने अंदर से एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या किए हैं, लूज़ किए हैं। लेकिन जैसे Na एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है बहुत हाईली अनस्टेबल आयन हो जाता है, और बहुत जब हाईली अनस्टेबल आयन हो जाएगा, स्टेबल आयन होता है, स्टेबल। फिर से देख लीजिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखिएगा मित्रों, ये हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप है। जो इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी होता है, इसीलिए ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। हाईली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जो मेटल हैं क्या इनके ऊपर भी प्लस चार्ज है, क्या कंडीशन इसमें भी ऐसा है। चलिए हम देख लेते हैं अच्छे से ऐसा है कि नहीं है। देखिएगा, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको मालूम है, होता है 11। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 281। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का जब लूज करेगा तो सोडियम के ऊपर एक प्लस का चार्ज आएगा। तो एक प्लस का चार्ज, जैसे सपोज करिए इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यहाँ से निकल गया, तो सोडियम के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 28, जो कि हाईली स्टेबल है ये। और इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके हाईली अनस्टेबल हो जाता है। यहाँ हाईली अनस्टेबल है इसलिए हाईली रिएक्टिव होगा ये, और यहाँ पर क्या है, हाईली स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके हाईली स्टेबल हो गया। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके बहुत ज़्यादा हाईली स्टेबल हुआ। पोटेशियम और लिथियम भी इलेक्ट्रॉन को लूज करके हाईली स्टेबल हुआ। ऐसे कैल्शियम और मैग्नीशियम भी जब इलेक्ट्रॉन का लूज करते हैं तो ये हाईली स्टेबल आयन या कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ऐसा इलेक्ट्रोफाइल में नहीं होता है। इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन
लूज़ करके अनस्टेबल हो जाते हैं, लेकिन जो मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये स्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए जो इलेक्ट्रोफाइल है इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अनस्टेबल होता है, तो इसलिए बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। लेकिन जो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो ये हाईली स्टेबल कंपाउंड या आयन को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए ये जितने भी आपको दिख रहे हैं मेटल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये जितने भी मोस्टली मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी रखते हैं। इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके ये हाईली स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके ये अनस्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल हैं और ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल नहीं हैं। मित्रों समझ में आ रहा होगा। इसीलिए जो हमारे अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं ये आयनिक फॉर्म में या वैसे भी इलेक्ट्रोफाइल नेचर में नहीं होते हैं। तो गाइज़ आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए हम थोड़ा सा जो लिखा हूँ वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पे तो समझ में आ ही रहा होगा। इसके आगे लिखा है आफ्टर लूज इलेक्ट्रॉन देन इट रीचेज दिया है आफ्टर लूज इलेक्ट्रॉन्स देन इट रीचेज इनर्ट गैस। भाई ये सभी इलेक्ट्रॉन को लूज करके इनर्ट गैस के रूप में बिहेव करने लगते हैं और हाईली स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो वहीं ये कह रहा है कि आफ्टर लूज इलेक्ट्रॉन्स देन इट रीचेज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, सो इट इज़ वेरी स्टेबल एंड डू नॉट एग्जिस्ट लाइक एज इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो गाइज आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखेंगे अब क्या स्टार में है, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। बात समझिए, मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, नॉट इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। बात समझिए, फिर से देखिए, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर में होते हैं लेकिन मेटल्स इलेक्ट्रोफाइल नेचर में नहीं होते हैं। मित्रों आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अंतर बहुत बढ़िया समझाया। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या है, दिया है पाई दिया है। पाई का मतलब पाई बॉन्ड दिया, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। जितने इलेक्ट्रॉन जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वो सभी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे। या ऐसे समझिए, जहाँ पर पाई बॉन्ड हो, कैसा बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड, जहाँ पे पाई बॉन्ड लगा हो तो वह ग्रुप न्यूक्लियोफाइल ग्रुप के रूप में बिहेव करने लगता है। खूब अच्छे समझिए मित्रों, जहाँ जहाँ पे पाई बॉन्ड होगा वो सभी ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप के रूप में बिहेव करेंगे। जैसे जहाँ पे डबल बॉन्ड है तो जान लो पाई बॉन्ड है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल सेंटर होगा। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर भी पाई होगा, एक ऊपर एक नीचे, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल सेंटर होगा। ठीक है, तो मित्रों समझ में आ रहा होगा आपको। दिया है पाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो रिच स्पीसीज होंगे, बिहेव करेंगे लाइक एज न्यूक्लियोफाइल। तो आगे दिया भी है, इट इज़ वेरी वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत ही वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लाइक जैसे देख रहे हो आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा स्क्रीन पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, तो यहाँ एक पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये एल्कीन, तो जितने एल्कीन या जितने एल्काइन ग्रुप के कंपाउंड हैं ये सभी एल्कीन और एल्काइन ग्रुप के कंपाउंड हमारे न्यूक्लियोफिलिक नेचर के रूप में बिहेव करते हैं। तो देखिएगा एग्जांपल आपको दिख रहा है, जैसे ये हो गया हमारा एल्काइन हो गया, ये सभी न्यूक्लियोफाइल के रूप में बिहेव करेंगे। ओके, चलिए हम देखते हैं बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन रिंग में, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। 6 देखिए, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है यहाँ पे। आगे कह रहा है बेंजीन इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल ग्रुप। बेंजीन भी एक गुड न्यूक्लियोफाइल ग्रुप माना जाता है क्योंकि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है, चलिए मित्रों समझ में आ रहा होगा, हम आगे चलते हैं। आगे समझना है कि बेंजीन इज़ अ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर में थ्री टाइप से ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, 3 साइड से ट्रिपल बॉन्ड है, अल्टरनेट 3 ट्रिपल बॉन्ड लगे हैं। तो जितने ट्रिपल बॉन्ड बढ़ेंगे उतना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बढ़ता जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा मित्रों। वही कह रहा है बेंजीन इज़ अ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर सो इट बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। कितना बढ़िया आपको समझाया जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा केयर करेंगे तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, केवल आप देखिए अच्छे से, आपको तैयार हो जाएगा।
अब यहाँ पे मित्रों हमको आपको एक डिफरेंस देखना है। हमको आपको डिफरेंस क्या देखना है, देखिएगा। हमको आपको डिफरेंस देखना है लेविस बेस और न्यूक्लियोफाइल। देखिएगा, लेविस बेस भी बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल के रूप में, और न्यूक्लियोफाइल जो ग्रुप है वो तो न्यूक्लियोफाइल है ही है। क्या दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। चलिए पहले हम लेविस बेस में पहला पॉइंट देखते हैं। लेविस बेस का पहला पॉइंट है विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो लेविस बेस होता है ये लोन पेयर को डोनेट करता है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफाइल भी लोन पेयर को डोनेट करता है, क्या बात है, तो सिमिलरिटी हो गई भाई। लेविस बेस और न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ग्रुप भी लोन पेयर को रखते हैं और लेविस बेस भी लोन पेयर को डोनेट करते हैं। तो ये कह रहा है कि दोनों में पहला पॉइंट कि लेविस बेस जो है वो लोन पेयर को डोनेट करता है, और जो न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया दोनों में। दूसरा पॉइंट है लेविस बेस में कि लेविस बेस जो है लोन पेयर को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा डोनेट करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरे में न्यूक्लियोफाइल भी लोन पेयर को डोनेट करता है किसी भी ग्रुप को, लेकिन इसमें कंडीशन है भाई, एक कंडीशन आ गई। देखो यही दोनों में डिफरेंस है भाई, दोनों में यही डिफरेंस है मित्रों, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही डिफरेंस है, लेकिन यही बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेविस बेस, पहला पॉइंट कह रहा है कि लेविस बेस विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लेविस बेस होते हैं ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अब अगला है न्यूक्लियोफाइल में, न्यूक्लियोफाइल जो ग्रुप होते हैं ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। देखिए कितना बढ़िया समझ में आ गया, दोनों में एक पॉइंट। दूसरा कह रहा है कि जो लेविस बेस होता है ये लोन पेयर को डोनेट केवल H+ को करता है बस, ठीक है। लेविस बेस जो है मोस्टली डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको करता है, H+ को कर देगा, ठीक है, या और भी कई ग्रुप को करते हैं, ठीक है, लोन पेयर डोनेट करते हैं। जैसे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि H+ को ही डोनेट करे। लोन जो लेविस बेस है ये लोन पेयर को डोनेट बोरान को भी कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार से लेविस बेस जो है डोनेट किसी भी ग्रुप को कर सकता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होगा। तो समझना ये है दूसरे पॉइंट में कि लेविस बेस लोन पेयर को डोनेट करेगा H+ को, या किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। दूसरा, जो न्यूक्लियोफाइल है ये भी लोन पेयर को ही डोनेट करता है, किसी ग्रुप को डोनेट कर सकता है लेकिन हाइड्रोजन को छोड़कर, H+ को छोड़कर। यही तो अंतर है दोनों का। तो आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए, वीडियो आपको कैसा लगा। आप लोग वीडियो को वॉच करिए, हमारे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उसके शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो मित्रों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा देखो डिसिमिलरिटी यहाँ थोड़ी ही है। क्या डिसिमिलरिटी है, पहली तो सिमिलरिटी है भाई, लेविस बेस भी लोन पेयर को डोनेट करेगा, न्यूक्लियोफाइल भी लोन पेयर को डोनेट करेगा। लेकिन दूसरे में कंडीशन आ गया कि लोन पेयर जो लेविस बेस है लोन पेयर को डोनेट करेगा किसको, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, ठीक है, वह इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहे जैसा हो, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई लेविस बेस की। लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल में लोन पेयर है ये लोन पेयर को डोनेट करेगा, ये भी किसी ग्रुप को डोनेट कर सकता है लेकिन H+ को छोड़कर। जो लेविस जो हमारा न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है, ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल ग्रुप किसी भी ग्रुप को लोन पेयर अपना डोनेट कर सकता है लेकिन H+ को छोड़कर, H+ को डोनेट नहीं करता है न्यूक्लियोफाइल अपने लोन पेयर को। ओके मित्रों, समझ में आ रहा है, आप देख रहे हो अच्छे से। लेविस बेस जो है, लेविस बेस अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा किसी इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप को। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, वह कोई भी ग्रुप हो सकता है, ओके। लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल है ये भी किसी भी ग्रुप को अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है लेकिन H+ को छोड़कर। लेकिन ये H+ को भी देता है, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल ग्रुप H+ को नहीं देता है, बाकी सबको देता है। ये इसकी डिसिमिलरिटी हुई। चलिए अगला हम देखते हैं। तीसरा नंबर पे है कि लेविस बेस इज अ कंट्रोल्ड थर्मोडायनेमिकली, सॉरी यहाँ से है, 1 मिनट दिया है तीसरे पॉइंट पे, लेविस बेस इज अ थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। बात समझिए अच्छे से, जो लेविस बेस है वह एक थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट को देता है, स्टेबल कंडीशन को देता है लेविस बेस।
अब इसमें देखते हैं तीसरा पॉइंट, इसमें कह रहा है कि न्यूक्लियोफाइल इज अ काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल है ये जो है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट नहीं होता है। यही तो डिफरेंस है। हमारा लेविस बेस जो होता है ये भी लोन पेयर को डोनेट करेगा, लेकिन लेविस बेस एक थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट को देगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल जो है ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट को देता है, ना कि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट को देता है। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट को देता है लेविस बेस और काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट को देता है न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, दोनों में डिफरेंस। लेविस बेस जो है ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट को देता है, इसीलिए लेविस बेस का जो लेविस, यहाँ समझिए फिर से, जो लेविस बेस है ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट को देता है, और वह थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बहुत ही स्टेबल कंडीशन में होता है। और दूसरा इसमें देखना है न्यूक्लियोफाइल में, न्यूक्लियोफाइल इज अ काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। जो न्यूक्लियोफाइल है ये काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट को देता है, और वह काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट जो है लेस स्टेबल होता है कंपैरिजन देन थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट से। तो ये मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं आगे से क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।